सानिया गांव की एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखें कजल सी गहरी और होंठ गुलाबी अमृत। बाजार में उसकी मिठाई की छोटी दुकान थी, जहां हर सुबह वह सज स्वर कर अपने नाजुक बदन पर इत्र छिड़कती, जिसकी लुभावनी महक से कोई भी नौजवान पागल हो जाता। रास्ते भर वही खुशबू हवा में लहराती, लोगों को उसकी ओर मोहित कर लेती, जैसे कोई जादुई आकर्षण हो। एक शाम दुकान समेटकर घर लौट रही थी कि पीछे कदमों की सरसराहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सन्नाटा था। सानिया ने सोचा कि उसका यह भ्रम है और आगे बढ़ी। अचानक उसके सामने एक डरावना जिन्न खड़ा था, दिखने में इंसानों जैसा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। सानिया भागना चाही, लेकिन पैर पत्थर जैसे झर हो गए। जिन्न करीब आया और सानिया को ऐसी भूखी नजरों से घूरा मानो इंसानी हुस्न का पहला दीदार हो। गहरी कंपाती आवाज में बोला, तू मेरी मुकद्दर है सानिया, मैं तुझसे निकाह करूंगा। सानिया सन्न रह गई, सांसें थम सी गईं। तभी जिन्न ने एक चमकदार थैला उसके सामने दिया। उसमें सोने चांदी थे। सानिया की नजरें लालच से चमकी। परिवार के कर्ज, गांव की भूखमरी का इलाज। वह बोल न सकी, और उस रात जिन्न ने जो किया वह सानिया को हिला दिया। सानिया को पैसों की तरफ थी, इसलिए वह जिन्न को कुछ कह न सकी, और फिर उस जवान लड़की के साथ जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल था। अमीना की मिठाई की दुकान। वह दुकान कम और एक उम्मीद का दिया ज्यादा लगती थी, जो हर शाम जलने की जद्दोजहद में टिमटिमाकर बुझ जाता था। दुकान के नाम पर लकड़ी का एक पुराना घुन लगा तख्ता था, जिस पर रखी शीशे की अलमारी में मिठाइयों से ज्यादा मक्खियां भिन भिनाती थीं। सानिया उस गांव की कीचड़ में खिले किसी अछूते कमल की तरह थी। उसकी रंगत सुबह की पहली धूप में नहाई ओस की बूंद सी थी, जिसमें एक कुदरती चमक थी। जब वो चलती तो उसके कमर तक आते काले रेशमी बाल ऐसे लहराते जैसे सावन की कोई काली घटा मदमस्त होकर झूम रही हो। लेकिन यह खूबसूरती उसके लिए एक वरदान से ज्यादा एक जहमत थी। यह एक ऐसा बेशकीमती हीरा थी जो कोयले की खान में अनजाने में पड़ा रह गया हो, जिसकी चमक बाहर की दुनिया देख नहीं पाती थी, और जो अंदर ही अंदर उसे और अकेला और पराया बनाती जा रही थी। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, अल्लाह ने हुस्न तो दिया पर नसीब लिखना भूल गया। और मर्द उसे ऐसी नजरों से देखते जैसे वो कोई मिठाई हो जिसे वे चखना चाहते हो। इस गरीबी, माँ की अथक मेहनत और दुनिया की चुभती नजरों से मीलों दूर सानिया ने अपनी एक अलग निजी दुनिया बसा रखी थी। यह दुनिया 6 इंच की एक चमकदार स्क्रीन में कैद थी। उसका पुराना सेकंड हैंड मोबाइल ही उसका दोस्त, उसका हमराज और इस बेरंग जिंदगी से भागने का एकमात्र रास्ता था। जब अमीना भोर के पहले अंधेरे में उठकर लकड़ी के चूल्हे पर खोया भून रही होती और उसके धुएं से उसकी आंखें हर सुबह लाल हो जाती, तब सानिया अपने बिस्तर में दुबकी सपनों की उस रंगीन डिजिटल दुनिया में खोई रहती। जब अमीना दुकान के तख्ते पर बैठकर ग्राहकों की बाट जोहते जोहते ऊँघ जाती, तब सानिया अपने कमरे के अंधेरे कोने में या सहेलियों की छत पर बैठकर उस मोबाइल की दुनिया में हंसती, बातें करती और उन लोगों की जिंदगी देखती जिनकी जिंदगी उसकी जिंदगी से उतनी ही दूर थी जितनी जमीन से आसमान। वह उन लड़कियों के वीडियो देखती जो खूबसूरत कैफे में कॉफी पीती थीं, महंगे कपड़े पहनकर इतराती थीं और जिनकी दुनिया में कीचड़ और धुएं की कोई जगह नहीं थी। हर वीडियो के साथ उसकी अपनी जिंदगी उसे और ज्यादा चुभने लगती। एक सुबह घर में वह रोज वाली हलचल नहीं थी। चूल्हे से उठता करवा धुआं और नदारत था, और हवा में शक्कर की मीठी महक की जगह एक अजीब सी भारी खामोशी घुली हुई थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि उसने सानिया को उसकी नींद से जगा दिया। उसने बाहर आकर देखा, माँ चादर ओढ़े बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनका चेहरा दर्द से पीला और होंठ सूखे हुए थे। सानिया ने डरते डरते उनके माथे पर हाथ रखा। वह आग की तरह तप रहा था। यह वो पल था जब मोबाइल की चमकदार स्क्रीन चकनाचूर हो गई, अनदेखी की चादर झलकर राख हो गई और हकीकत की बेरहम तपिश ने सानिया के वजूद को झुलसा कर रख दिया। गांव के हकीम, जो मर्ज पहचानने से ज्यादा अंदाजा लगाते थे, ने कुछ पुरिया देकर मां को हफ्तों तक बिस्तर से न उठने की सख्त हिदायत दी। अब घर चलाने और मां की दवा का खर्च सानिया के नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। उसके अंदर एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, डर और बेबसी का बवंडर। उसने मां के सिरहाने रखी, तेल और हल्दी के दागों वाली पुरानी डायरी उठाई जिसमें मिठाइयों की तरकीबें लिखी थी।
वह डायरी अमीना के हाथों की मेहनत की गवाह थी। उसके पन्ने पसीने और आंसुओं से नम थे। कांपते हाथों और डरे हुए दिल के साथ उसने रसोई में कदम रखा। यह उसके लिए एक अनजान दुनिया थी। पहली बार बेसन भूनते हुए उसके हाथ जले तो उसकी चीख निकल गई। चाशनी कभी पत्थर जैसी सख्त हो जाती तो कभी पानी जैसी पतली। कई बार वह हताश होकर वहीं रसोई के फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगती। फिर उसे अपनी बीमार मां का पीला चेहरा याद आता, उनकी दर्द भरी आंखें याद आती और वह अपने आंसू पोंछकर एक नई हिम्मत के साथ फिर से जुट जाती। कुछ दिनों की अथक मशक्कत के बाद वह एक भारी दिल और अनजाने खौफ के साथ दुकान पर जाकर बैठ गई। और तभी दुकान का मंजर बदलने लगा। दुकान पर भीड़ लगने लगी, लेकिन यह भीड़ मिठाई की नहीं, सानिया की खूबसूरती की दीवानी थी। वे मिठाई खरीदने के बहाने घंटों खड़े रहते। कोई पैसे देने के बहाने उसकी उंगलियों को छूने की नापाक कोशिश करता तो कोई ऐसी द्व्यर्थी बातें करता कि सानिया शर्म से लाल हो जाती। उन नजरों में हवस की ऐसी चिपचिपाहट होती कि सानिया को अपनी चमड़ी पर हजारों कीड़े रेंगते हुए महसूस होते। वह हर शाम अपनी रूह पर लगे जख्मों की कमाई लेकर घर लौटती और चुपचाप मां के सिरहाने बैठकर उनके पैर दबाने लगती ताकि उसके आंसू मां को दिखाई न दें। एक रात दिन भर की जिल्लत से चूर और भविष्य की चिंता में डूबी सानिया घर का पुराना सामान ठीक कर रही थी। तभी उसकी नजर मां के उस भारी शीशम की लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक हमेशा बंद रहता था और उसकी चाबी अमीना अपने पल्लू में बांध कर रखती थी। आज शायद जल्दी में मां उसे बंद करना भूल गई थी। एक अनजानी उत्सुकता के मारे सानिया ने उसका भारी ढक्कन उठाया। पुरानी तस्वीरों और जरी वाले कपड़ों के ढेर के नीचे एक छोटा सा मखमली बटुआ था। उसके अंदर शीशे की एक छोटी सी बेहद खूबसूरत नक्काशीदार शीशी रखी थी। उस शीशी का डिजाइन इतना बारीक और अनोखा था कि लगता था जैसे उसे इंसानी हाथों ने नहीं बल्कि परियों ने बनाया हो। उसे देखते ही सानिया को मां की सालों पुरानी चेतावनी याद आ गई, जब एक बार बचपन में उसने उस संदूक को खोलने की कोशिश की थी। मां ने उसे डांटते हुए कहा था, उस इत्र को कभी हाथ मत लगाना, वह आम खुशबू नहीं, एक वहम है, एक धोखा है जो रूह को भटका देता है। पर आज सानिया की हताशा, उसकी बेबसी और हर रोज की जिल्लत मां के उस पुराने डर पर भारी पड़ गई। उसने सोचा, और क्या बुरा होगा मेरी जिंदगी में, मैं पहले ही दोजक में जी रही हूं। उसने कांपते हाथों से उस इत्रदान का क्रिस्टल का ढक्कन खोला। जो खुशबू उस शीशी से निकली वह इस दुनिया की नहीं लगती थी। वह सिर्फ एक खुशबू नहीं, एक पूरा एहसास थी, एक नशा थी। उसमें ताजे खिले हुए रात की रानी और गुलाबों की नरमी थी, चंदन की पाकीज़गी थी, बारिश के बाद मिट्टी से उठती सौंधी महक थी और कुछ ऐसा रहस्यमय था जो सीधे रूह के अंदर उतरकर उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। उस खुशबू में एक अजीब सी कशिश थी, एक वादा था, एक उम्मीद थी। उसने एक पल सोचा, फिर अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस इत्र की एक बूंद अपनी कलाई पर और एक अपनी गर्दन पर लगा ली। अगली सुबह जब सानिया उस इत्र को लगाकर दुकान पर बैठी तो हर चीज बदली हुई थी। दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। वे सब उस खुशबू के पीछे पीछे दीवानों की तरह खींचे चले आए थे। आज उनकी नजरों में हवस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सम्मोहन था, एक अकीदत जैसी दीवानगी थी। वे बस चुपचाप उसे देखते रहते, जैसे किसी आसमानी मखलूक को तक रहे हों। उस दिन बेहिसाब बिक्री हुई। महीने भर की कमाई एक दिन में हो गई। घर में अब पैसों की कमी नहीं रही। सानिया खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मुश्किलें हल हो गईं। उसे लगा कि आखिरकार उसे उस 6 इंच की स्क्रीन वाली दुनिया का एक टुकड़ा मिल गया है। पर वह नहीं जानती थी कि जिस खुशबू ने इंसानों को अपनी तरफ खींचा था, उसने एक ऐसी दुनिया में भी हलचल मचा दी थी जो इंसानी नजरों से ओझल थी। सदियों से पास के एक वीरान मुगल कालीन खनाहर में कैद एक ताकतवर जिन्न उस खुशबू से जाग उठा। ये कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि जिन्हों की सबसे शक्तिशाली और सरकश कौम का इफ्रित था, जो आग से बना था और जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। वह खुशबू उसके लिए एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसे वह सदियों से सुन रहा था, लेकिन जो कभी इतनी साफ और इतनी करीब नहीं थी। वह उस महक के स्रोत को खोजता हुआ बिशनपुर गांव तक आ पहुंचा। जब उसने सानिया को देखा तो वह पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। लेकिन यह दीवानगी इंसानी मोहब्बत जैसी नहीं थी। यह एक बेशकीमती चीज को हासिल करने की जिद थी।
एक नायाब कलाकृति पर कब्जा करने की इच्छा थी। अब वह एक अदृश्य साये की तरह हर पल उसके इर्द गिर्द रहने लगा। एक शाम दुकान बंद करके लौटते हुए अंधेरा घिर आया था। तभी सानिया को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा यह उसका वहम है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, वह उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका जिस्म धुएं और परछाई का एक अजीब सा मेल लग रहा था, जो लगातार अपनी शक्ल बदल रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में सुलगते हुए दो अंगारों जैसी थीं, जिनमें सदियों की तन्हाई और एक भयानक ताकत कैद थी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, जो सानिया के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजी। डरो मत मेरी खुशबू की मल्लिका, मैं तुम्हारी हर सांस में बसी इस महक का कैदी हूं। तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। सानिया की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाकर घर पहुंची और दरवाजा बंद करके हांफने लगी। उसने इसे एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर सामने आया। इस बार उसके बंद कमरे के अंदर वह हवा में एक परछाई की तरह मौजूद था। उसने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया। सोच लो सानिया, या तो मेरी मल्लिका बनकर उस दुनिया पर राज करेगी जहां वक्त और खूबसूरती कभी खत्म नहीं होते, या फिर इस कीचड़ में ऐसी जिंदगी भोगेगी जो मौत से भी बदतर होगी। उस दिन के बाद सानिया ने दुकान जाना छोड़ दिया। वह दिन रात एक अनजाने खौफ में जीती रही। एक शाम जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो वह मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें सारी कहानी सुना दी। लेकिन जो हुआ उसने सानिया की रूह को कंपा दिया। सारी बात सुनकर अमीना का शरीर अकड़ने लगा और फिर वह हंसने लगी। एक ठंडी, बेगानी और खौफनाक हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उनकी आंखों में वही अंगारों जैसी दहकती हुई चमक थी। वह उसकी मां नहीं, मां के रूप में वह जिन्न था। उसने कहा, देखा, तू मुझसे भाग ही नहीं सकती। मैं हवा में हूं, तेरी सांसों में हूं, तेरे अपनों के जिस्म में हूं। और यह कहकर वह हवा में गायब हो गया। सानिया चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भागी, जहां उसकी असली मां घबराई हुई सी बैठी थी। तभी मां की नजर मेज पर रखी इत्र की शीशी पर पड़ी। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए उस शीशी को उठाया और एक गहरे राज से पर्दा उठाया। यह तेरे नाना ने बनाया था। वह कोई मामूली इंसान नहीं, एक बहुत पहुंचे हुए आलिम थे। वह इस इत्र का इस्तेमाल सरकश, जिन्हों को अपनी तरफ खींचने और फिर उन्हें काबू में करने के लिए करते थे। लेकिन यह इल्म बहुत खतरनाक था। तूने अनजाने में एक आजाद और बेहद ताकतवर जिन्न को अपनी मोहब्बत में दीवाना बना लिया है। अब हमें तेरे नाना के आखिरी शागिर्द के पास जाना होगा। वही इल्म का आखिरी चिराग है जो हमें इस आग से बचा सकता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सानिया और अमीना ने घर छोड़ दिया। आलिम का ठिकाना गांव से 2 दिन की पैदल दूरी पर घने जंगल के उस पार था। यह सफर खतरों से भरा था। जिन्न उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा में एक सरसराहट होने लगी। पैरों की शाखें अजीबोगरीब शक्लें बनाने लगीं, जैसे वे उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ा रही हों। उन्हें बार बार लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, कोई पैरों के पीछे से उन्हें घूर रहा है। जिन्न ने वहम और डर का जाल बिछाया। अचानक अमीना को सानिया की जगह एक खूनी चुड़ैल नजर आने लगी, जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, और सानिया को मां की जगह एक डरावना साया, जिसकी आंखें नहीं थीं। दोनों चीखकर एक दूसरे से दूर भागी, पर तभी सानिया को मां की दी हुई सीख याद आई कि डर ही जिन्न का सबसे बड़ा हथियार है। उसने आंखें बंद की, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अम्मी कहकर आवाज लगाई। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और मोहब्बत थी कि वहम का पर्दा फट गया और दोनों फिर एक दूसरे को देख पाईं। रात में जब वे एक पुराने बरगद के नीचे रुकीं, तो उन्हें भूखे भेड़ियों के एक झुंड ने घेर लिया, जिनकी आंखें अंधेरे में हरे अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे जानते थे कि यह भी जिन्न की ही चाल है। अमीना ने हिम्मत से आग जलाई और दोनों माँ बेटी रात भर जागकर एक दूसरे का हाथ थामे आयतें पढ़ती रहीं। यह सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि उनके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने और सानिया की हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 2 दिन की मुश्किलों और खौफ से लड़ने के बाद वे आखिरकार जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर एक कमजोर बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और आंखों में एक गहरी उदासी और सालों की थकान थी। वह नाना का शागिर्द
रहमत अली था। शुरुआत में रहमत अली ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह सब काम बरसों पहले छोड़ दिया। इन ताकतों से लड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसने अपने बाएं हाथ की कटी हुई उंगलियां दिखाई। मेरे उस्ताद सानिया के नाना ने मुझे मना किया था, पर मैंने अपनी बेटी को एक जिन्न के असर से बचाने के लिए अकेले ही उससे लड़ने की कोशिश की। मैं जिन्न को तो काबू ना कर सका, पर उसने मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए छीन ली। अब वो गूंगी है। मैं दोबारा यह गलती नहीं कर सकता। सानिया उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मेरे नाना ने आपको अपना इल्म इसलिए नहीं दिया था कि आप उसे डरकर छुपा लें, बल्कि इसलिए कि आप किसी मजबूर की मदद कर सकें। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो जिन्न मुझे ले जाएगा। क्या आप एक और लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते देख पाएंगे? मेरी गलती की सजा मेरी मां को मत दीजिए। सानिया की आंखों में बेबसी के साथ एक ऐसी हिम्मत की चमक थी जो रहमत अली ने सालों से नहीं देखी थी। उसकी हिम्मत देखकर रहमत अली का दिल पिघल गया। उसे सानिया में अपनी बेटी का अक्स और खुद के लिए पछतावे का एक मौका नजर आया। वह भारी मन से मदद के लिए तैयार हो गया। रहमत अली ने उन्हें बताया कि वह कोई मामूली जिन्न नहीं, बल्कि एक ताकतवर इफ्रित है जो आग और धुएं से बना है और जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसने बताया, तुम्हारे नाना ने जो इत्र बनाया था वो अधूरा है। वो जिन्नों को खींचने वाला चारा है, पिंजरा नहीं। वो जिन्न को खींच तो सकता है, पर हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता। उसे कैद करने के लिए हमें अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा, जब जिन्हों की ताकत सबसे कम होती है। उसने मंसूबा बताया। उन्हें उसी खनहर में जाना होगा जहां जिन्न रहता है, क्योंकि वही उसकी ताकत का मरकज है। वहां उन्हें एक खास किस्म की पाक मिट्टी से एक घेरा बनाना होगा जिस पर कुरान की आयतें पढ़ी गई हों, और सबसे जरूरी चीज, उस इत्र की शीशी को दोबारा तैयार करना होगा। रहमत अली ने कहा, इस इत्र को सिर्फ खुशबू नहीं, एक रूहानी ताला बनाना होगा। इसे कैद करने वाले इत्र को पूरा करने के लिए इसमें 3 चीजें मिलानी होंगी। तुम्हारी मां के हाथ की मेहनत का वो पसीना जो तुम्हारी परवरिश के लिए बहा हो, मेरी आंखों से निकला पछतावे का एक सच्चा आंसू, और तुम्हारी अपनी मर्जी से दिया गया तुम्हारी हिम्मत की निशानी, खून का एक कतरा। यह सुनकर सानिया कांप गई, पर वह जानती थी कि उसे यह करना ही होगा। उन्होंने मिलकर उस इत्र को तैयार किया। अमीना ने अपनी हथेलियों को याद करके पसीना निकाला। रहमत अली अपनी बेटी को याद करके रोया, और सानिया ने हिम्मत से अपनी उंगली पर चीरा लगाकर खून की एक बूंद उसमें टपका दी। अमावस्या की रात, घना अंधेरा और ऐसी खामोशी कि दिल की धड़कन भी शोर लगे। तीनों उस वीरान खनहर में पहुंचे। रहमत अली ने आयतें पढ़ते हुए घेरा बनाया। उसने सानिया को इत्र की नई ताकतवर शीशी देते हुए कहा, जब वो आए तो डरना मत। वो तुम्हें हर तरह का लालच देगा, तुम्हारे हर सपने को तुम्हारे सामने सच कर देगा, पर याद रखना, उसकी दी हुई हर चीज एक धोखा है, एक रेत का महल है। तुम्हें खुद उसे इस घेरे के अंदर आने के लिए मजबूर करना होगा। जैसे ही उन्होंने तैयारी पूरी की, एक तेज हवा का झोंका आया और जिन्न उनके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार वह बेहद खूबसूरत शहजादे के रूप में था, जिसके कपड़ों से तारे टपके पड़ रहे थे। उसने सानिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सानिया, छोड़ दो इन फानी इंसानों का साथ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसने हवा में हाथ घुमाया और खनहर एक आलीशान महल में बदल गया, जहां सोने चांदी और हीरों के ढेर लगे थे। नौकर चाकर भाग रहे थे और हवा में संगीत घुल गया था। उसने कहा, यह सब तुम्हारा होगा। तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कभी किसी की गंदी नजरें नहीं सहनी पड़ेंगी। तुम हमेशा जवान और खूबसूरत रहोगी। बस मेरा हाथ थाम लो और इस गरीबी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। एक पल के लिए सानिया की आंखें उस चमक से चौंधिया गईं। उसे अपनी गरीबी, अपनी बेबसी, दुकान पर सहनी पड़ी जिल्लत सब याद आ गया। उसका दिल एक पल के लिए डगमगाया, पर फिर उसे अपनी मां का चेहरा, उनकी मेहनत से खुरदुरी हुई हथेलियां और रहमत अली का विश्वास याद आया। उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत से कहा, मुझे तुम्हारे झूठे महल नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से कमाई हुई 2 वक्त की रोटी ज्यादा प्यारी है। मुझे तुम्हारी हमेशा की जवानी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मां के साथ बिताया हुआ हर वो पल प्यारा है जिसमें हम साथ बूढ़े होंगे। तुम्हारी मोहब्बत एक खूबसूरत कैद है और मुझे मेरी कांटों भरी आजादी चाहिए। सानिया का इनकार सुनकर जिन्न का खूबसूरत चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगा
और वह अपने असली खौफनाक रूप में आ गया। धुएं और आग का एक अजीम जिन्न जिसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। वह गरजते हुए घेरे की तरफ बढ़ा, पर उसे टकरा कर पीछे हट गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकराया हो। अब सानिया ने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला। उस ताकतवर इत्र की खुशबू फैलते ही जिन्न तड़पने लगा। यह खुशबू अब उसके लिए मोहब्बत नहीं, एक जंजीर थी। वह उस खुशबू की तरफ खींच भी रहा था और उससे दूर भी भागना चाहता था। सानिया ने हिम्मत से शीशी उसकी तरफ करते हुए कहा, अगर मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारी दुनिया को ठुकरा सकूं, तो तुम में भी हिम्मत होनी चाहिए कि इस घेरे के अंदर आकर मेरा सामना करो। या तुम सिर्फ कमजोर इंसानों पर ही अपनी ताकत आजमा सकते हो। यह उसके गुरूर पर सीधी चोट थी। एक इफरित को एक मामूली लड़की ललकार रही थी। वह गुस्से में अंधा होकर अपनी पूरी ताकत से घेरे के अंदर कूद गया, और जैसे ही उसने घेरे में कदम रखा, रहमत अली ने आखिरी कलमा पढ़ा। एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज हुई, एक तेज रोशनी हुई और हवा का एक बवंडर उठा जिसने उस जिन्न को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जिन्न चीखता रहा, सानिया को बदुआएं देता रहा, पर धीरे धीरे वह धुएं में बदलकर उस छोटी सी इत्र की शीशी में समाता चला गया। रहमत अली ने फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। खनाहर वापस अपनी वीरान शक्ल में लौट आया था। उस खौफनाक रात के बाद जब सुबह हुई तो सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा सुकून देने वाली लग रही थी। रहमत अली ने वह शीशी एक काले कपड्ढे में लपेटी और उसे एक गहरे गड्ढे में दबाकर ऊपर से भारी पत्थर रख दिया। उसने कहा, अब यह हजारों साल तक बाहर नहीं आ सकेगा। इसने अपनी आजादी खो दी है। सानिया और अमीना जब अपने गांव वापस लौटी तो उन्हें अपना टूटा फूटा घर भी किसी महल से कम नहीं लग रहा था। यह उनकी अपनी दुनिया थी, उनकी अपनी सल्तनत थी। उन्होंने उस संदूक और उसमें रखी हर पुरानी चीज को नदी में बहा दिया ताकि माजी का कोई साया उन पर न पड़े। कुछ महीने बीत गए। सानिया अब वह पुरानी मोबाइल में खोई रहने वाली लड़की नहीं थी। उस खौफनाक सफर ने उसे अंदर से बदल दिया था। वह अपनी माँ के साथ मिलकर मिठाई बनाती और दुकान चलाती थी। उसने दुकान को थोड़ा बेहतर बनाया, उसे साफ सुथरा रखा और मिठाइयों में नए नए तजुर्बे किए। अब लोग उसकी खूबसूरती देखने नहीं, बल्कि उसके हाथों से बनी लजीज मिठाई खरीदने आते थे। उसकी गुलाब जामुन और बेसन के लड्डू पूरे इलाके में मशहूर हो गए थे। उसके चेहरे पर अब भी वही खूबसूरती थी, पर अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, खुद एतमादी और हिम्मत की चमक। वह जान चुकी थी कि असली जादू किसी इत्र में नहीं, बल्कि उसके अपने हाथों की मेहनत में, उसके हौसले में और उसकी अपनी पहचान में है। दुकान से उठती बेसन के लड्डुओं की सौंधी महक उसे किसी भी जादुई इत्र से ज्यादा कीमती लगती थी, क्योंकि यह उसकी अपनी कमाई हुई, अपनी जीती हुई जिंदगी की खुशबू थी। एक ऐसी खुशबू जिसे किसी जिन्न की नहीं, बल्कि सिर्फ मेहनत और हिम्मत की जरूरत थी। तो यह थी सानिया की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी किस्मत को खुद लिखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू किसी जादुई इत्र या बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे हौसलों और हमारे हाथों की मेहनत में छिपा होता है। मुश्किलों से भागकर सपनों की झूठी दुनिया में पनाह लेना आसान हो सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और सुकून अपनी सच्चाई का सामना करने और अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बनाने में ही है। सानिया ने जिन्न के आलीशान महल को ठुकराकर अपनी मेहनत की 2 वक्त की रोटी को चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर आपको सानिया की यह हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। आपके कमेंट्स हमें और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं।